बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के साथ मिलकर स्वागत करने जा रहा हूं फिजिक्स के लाइट चैप्टर के 7 स्टार्स क्वेश्चन की। तो आइए मिलजुल के इनका स्वागत करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों को पहले से कुछ क्वेश्चंस मालूम होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं मालूम होगा उनका फर्स्ट विजन होगा, उनको प्रैक्टिस करनी होगी। समझाऊंगा भी, छोटी वीडियो है लेकिन बड़े काम की वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 7th क्वेश्चन लिखना बाकी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फिगर बना दिया ताकि आप पहचानना मत भूलो। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इन एयर इज 30 सेंटीमीटर। What will be its focal length in water? बच्चों, ये लेंस नहीं है, ये मिरर है। किसी भी मिरर को, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, किसी भी मिरर को पानी में डालने से उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। नोट कीजिए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट इज डिप्ड इन एनी मीडियम। ग्लास में, सॉरी, वाटर में, ग्लिसरीन में, कहीं भी आप डिप करेंगे उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। लेंस अगर होता, नोट कर लें, लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। पानी में डिप कर देंगे आप तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। 10th के सिलेबस में इसका डिटेल नहीं है लेकिन एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए इसको मैं 7 स्टार्स क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा हूं। आगे बात समझ में। लेंस आप डिप करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, पानी में डिप करोगे उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, डिस्कस चेंज इन। फर्स्ट पार्ट है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही। बेटा लोग लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि c होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किस मीडियम में लाइट जा रही है? ग्लास मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। पूछा जा रहा है कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? 1.5 होता है, 1.5 होता है। तो यहां से आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स आपको आती है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, नीचे आ गया 1.5। तो ये 3 है, ये 1.5 है, तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 इंटू 10 की पावर 8 थी वो 2 इंटू 10 की पावर 8 हो गई। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। क्लियर? नोट कीजिए। नोटेड? ठीक, सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया करो बेटा लोग, नोट करोगे एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगी। ठीक, जो लाइट है वो एयर में जो वेवलेंथ थी, अब जब लाइट वाटर में आ गई, अब जो वेवलेंथ हुई, क्या चेंज हुआ? वेवलेंथ घट गई कि बढ़ गई? सुनिए, इसके लिए आपको जरूरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वेवलेंथ के टर्म। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट थी और स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इस सेकेंड पार्ट में आपको थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सुनिए क्या फार्मूला यूज हुआ यहां पे? सर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट था, स्पीड का जनरल फार्मूला होता है बेटा लोग फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इन एयर, सर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज किए? लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाए। मिरर के बाद देखो, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं।
मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाए तब भी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। लाइट एयर से वाटर में जाए, एयर से ग्लास में जाए, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम है। ये एफ एफ कट गया, तो एफ एफ काट दिया। लैम्डा वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा एयर अपॉन 1.5। जब डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो वेवलेंथ विल डिक्रीज, वेवलेंथ विल डिक्रीज। नोट करें, वेवलेंथ विल डिक्रीज। क्वेश्चन आ गया कि लाइट एयर से वाटर में गई और एयर से ग्लास में गई, कहां पे ज्यादा चेंज हो जाएगा? बेटा ग्लास में जाने पे ज्यादा चेंज हो जाएगा। ग्लास में जाने पे क्या होगा, यहां पे ग्लास है तो ग्लास लिख लेते हैं भाई, ग्लास लिख लीजिए, ग्लास लिख लीजिए। वाटर में अगर जाती तो थोड़ी कम डिक्रीज होती, वाटर में जाने से थोड़ी सी कम डिक्रीज होती। क्लियर हो गया मामला? तो क्या समझा, लाइट एयर से ग्लास में गई, वेवलेंथ कम हो गई। लाइट एयर से ग्लास में गई, स्पीड कम हो गई। फ्रीक्वेंसी बता दिया, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। क्लियर है बात? क्लियर है। आइए थर्ड क्वेश्चन करता हूं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया गया, एक्स दे दिया गया, कोई जरूरत नहीं हमेशा नंबर दिया जाए बेटा लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया गया वाई। पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसके लिए आपको पहले एक फार्मूला चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे वाली चीज ऊपर कर देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सब हो गया। इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है y और इसकी वैल्यू दी गई है x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज गिवन y, दिस इज गिवन x, तो y बाई x आंसर आ गया। नंबर आएगा बेटा लोग तो नंबर वैल्यू पुट कर देना। नंबर्स रहेंगे, अगर कुछ रहेगा ये 1.3 रहेगा, 1.5 रहेगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो आप सावधानी पूर्वक उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है बात? एक दो टॉपिक्स उठाया हूं मैं, उसकी प्रैक्टिस करा दूं, फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे में सोचा हूं 7 स्टार्स की कई वीडियो बना दूंगा, इसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी की 7 स्टार्स बनाऊंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल, ठीक है। कमेंट्स आप लोग लिखिए, ठीक। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए, छोटे ड्यूरेशन की वीडियो भेजता रहूंगा आपके लिए। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मिलता जुलता क्वेश्चन, रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। एयर टू वाटर, रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, द C1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। C1 आप लिख लीजिएगा, C1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर and C2 speed of light in water. All right. In second ray diagram, ये C2, C1 ही रहेगा, यहां लिख लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C1, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास C3। क्या पूछा गया है आपसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो मेरा एम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आप अलग अलग ढंग से प्रैक्टिस करना सीख लो बेटा। निश्चित एक क्वेश्चन रहता है पेपर में आपके, निश्चित क्वेश्चन रहता है। ये वेवलेंथ के टर्म में बता दिया, स्पीड के टर्म में बता दिया, ठीक है ना। देखिए तो वही बात लिखेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू म्यू जी एयर, अभी बताया, म्यू वाटर एयर। क्लियर? इधर देखिए,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसे आप पता लगाओगे इस वाले रे डायग्राम से, पता लगाओगे ना, क्योंकि यहाँ एयर क्लास का मामला है। सर अभी आप बताएं, इसको आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या दिया है, c3। ध्यान दीजिए सर, इसे क्या लिख रहे हैं आप बेटा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, अलग से लिख दूं जो कम समझ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया गया है c1, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया गया c3। सर ठीक है, समझ गया, आगे बढ़िए। फिर यहां भी क्या लिखेंगे, वही मामला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्या दिया हूं मैं, c2 दिया हूं। देख लो एक बार, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में डालना, मैं और इसमें लिख के समझा दूंगा। इसको सॉल्व कीजिए, c1 अपॉन c3, रिवर्स हो गया ये सिंपल मैथ, c2 अपॉन c1, c2 अपॉन c1। कोई बच्चे कहेंगे मैं सर शॉर्टकट जानता हूं, बेटा बहुत अच्छी बात, शॉर्टकट जानते रहो, c2 बाई c3, c2 बाई c3। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा आसान है, वैल्यू दे देगा, आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, घबराहट में कैलकुलेशन गलत हो जाता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये बात आगे समझ में, नोट कीजिए, नोट कीजिए। मैं ये साइड साफ करूं ताकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ लगता है बच्चों को, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ह्यूमन आई न्यूमेरिकल, कायदे से कराया भी नहीं जाता है इसको, तो आप इसको जरूर कीजिए, जरूर कीजिए इसको। कई स्कूलों में होता है, फिजिक्स भी बायो टीचर पढ़ाते, केमिस्ट्री टीचर पढ़ाते, तो वहां पे न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा मामला टाइट रहता है, ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं न्यूमेरिकल जरूर कराऊं, गहरे कंसेप्ट जरूर कराऊं। क्वेश्चन नंबर 5 तो खैर सिंपल है, थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड कर सकते हो, आपके लिए फैक्चुअल हो सकता है, ध्यान दीजिए। लेंस कट, फर्स्ट पार्ट कहता है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड पार्ट कहता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए भाई, एक आप लेंस ले रहे हैं, नहीं मेंशन कर रहा है तो आप नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस ही लिया करो, नहीं मेंशन करे तो आप कॉन्वेक्स लेंस ले लिया करो। कोई रे डायग्राम लेंस का नाम लेके कहे तो आप कॉन्वेक्स लेंस करो, आपके लिए इजी होता है। बेटा लोग, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, करा कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस है, मैं कहूँ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करो, ऐसे काट दिए, दो इक्वल पार्ट में कट करना है, दो इक्वल पार्ट में कट करना है, तो लेंस ऐसा हो गया भाई, ऐसा बन गया, देखो भाई, दो इक्वल पार्ट में कट कर दिए। कहता है कि ईच पार्ट के फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ा। मान लिया इसका फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर होता, आप इसको अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस दो इक्वल पार्ट में कट कर दिए। बेटा लोग देखो, फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होती है, लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होती है, तीन चीजों से डिसाइड होती है, ठीक, नॉर्मली 10th के स्टैंडर्ड्स देखें। एक तो इनका जो शेप है, रेडियस ऑफ सरफेसेस, किससे डिसाइड होता है, रेडियस ऑफ सरफेसेस से डिसाइड होता है। देखो वो तो चेंज हुआ नहीं, किसी भी लेंस का चाहे आप छोटा सा हिस्सा लो, बड़ा हिस्सा लो, रेडियस नहीं चेंज हुआ उसका। सर जी ये कैसी, मैं नहीं समझा, मैं बहुत अच्छी बात। एक सर्किल है बेटा लो, उसका सेंटर कहीं यहाँ है ना, सेंटर यहाँ है, अब उस सर्किल का छोटा से छोटा पार्ट लो, बड़ा से बड़ा पार्ट लो, सबका सेंटर यही होगा ना, और जब सेंटर वही होगा तो रेडियस वही होना ही होना है, सेंटर वहां होना है तो रेडियस। सर समझ गया, मतलब इस कंप्लीट लेंस के और इस लेंस के रेडियस में कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज होती है फोकल लेंथ को डिसाइड करने वाली बेटा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का मीडियम, लेंस का बेटा जी ऐसा तो है नहीं
ये वाला लेंस ग्लास का है, हैं? ओपी सरकार का जादू तो हो नहीं रहा है कि इस लेंस को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिए तो ये प्लास्टिक का बन जाएगा, ये पानी का लेंस बन जाएगा, ये हवा का। ऐसा तो है नहीं भाई, वो जादूगर लोग करते होंगे, यहाँ नहीं कुछ हो रहा है। तो मीडियम भी सेम है, रेडियस भी दोनों सर्फेसेस का सेम है, तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, रिमेन सेम। रटना नहीं बेटा लोग, बिल्कुल नहीं रटना, फिजिक्स रटने की चीज है ही नहीं, प्यार की चीज है, समझने की चीज है। बी पार्ट कहता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लो भाई, अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दूं मैं, ये लेंस है, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट ये हो गया, कहो सर यहां तो एक चीज बदल गई, कर्वेचर बदल गया। पहले इसमें 2 कर्व्ड सरफेसेस थे, अब क्या हुआ, केवल एक कर्व्ड सरफेस है। अब यहां थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको समझाने के लिए। बेटा रेस को कन्वर्ज कौन कर रहा है, ये सरफेसेस कन्वर्ज कर रहे हैं। पहले 2 सरफेस मिलके कन्वर्ज करते थे, तो मान लिया रे यहां कन्वर्ज होती थी। अब कौन कन्वर्ज कर रहा है, केवल एक सरफेस, कन्वर्जिंग लेंस है इसका नाम ना। अब तो एक ही साइड से कन्वर्जिंग रह गया, अब तो दूसरे साइड से कन्वर्ज करने वाला है नहीं कोई, ठीक। तो अब इतने दूर कन्वर्ज हो रही थी, अब क्या हो, बोल रहा हूं बार बार, अब तो एक ही सरफेस कन्वर्ज कर रहा है। तो कम कन्वर्ज होगा कि ज्यादा कन्वर्ज होगा, कम कन्वर्ज होगा, मतलब और दूर तक रे चली जाएगी। कन्वर्ज करना मतलब सिकोड़ना, नजदीक लाना। दोबारा सुनो, इन दिस केस two faces are responsible to converge the ray. Okay, then the ray is being converging here. Now what is happening, only one face is here to converge, so it will converge more away, क्योंकि अब उसको कन्वर्ज करने वाली ताकत, एक ताकत कम हो गई, कन्वर्ज करने वाली एक ताकत यहां नहीं रहेगी, फ्लैट सरफेस है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो रेज यहां जाती थी, फोकल लेंथ यहां थी उसकी, अब कहां चली गई, यहां कन्वर्ज कर रही है। विल इंक्रीज, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। क्लियर है भाई, नोट कर लिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये मैं कह रहा था ह्यूमन आई पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं, कह रहा हूं मैं वीडियो छोटी रखूंगा, लेकिन वीडियो छोटी रखने के चक्कर में अधूरी बात नहीं बताऊंगा। बेटा लोग देखो, 2 न्यूमेरिकल्स में आपको 2 टाइप के डिफेक्ट्स मिलेंगे, हैं तो कई न्यूमेरिकल्स में 2 टाइप के मिलेंगे। एक नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया, नजदीक की चीज दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती। दूर की क्यों नहीं दिखाई देती भाई, क्या कारण है कि जो दूर वाली चीज है उससे जब रेज आ रही है ना, तो रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही हैं, ठीक है। दूर से आ रही है, ऐसे पढ़ना, याद करना, दूर से आ रही हैं तो पहले ही फोकस हो जाएंगी रेटिना से। अब आपको लाना है उसको रेटिना तक, फैलाना है रेज को, तो आप कॉनकेव लेंस लगाओ। तो नियर साइटेडनेस का करेक्टिव लेंस क्या है, नियर साइटेडनेस का, मायोपिया का करेक्टिव लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस। क्या है, कॉनकेव लेंस। रेज आ रही थी, ये रेटिना है आपका, रेज यहीं कन्वर्ज हो गई, रेज यहीं कन्वर्ज हो गई, आपने फैला के यहां तक लाना है, तो आप यहां क्या लगाओगे, कॉनकेव लेंस लगाओगे, फैला देंगे। बात आगे समझ में। इसका उल्टा क्या हो गया भाई, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब क्या, दूर की दिखाई दे रही है, नजदीक की नहीं दिखाई दे रही है। तो पीछे हम इसके पढ़ते हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रही है, नजदीक वाली क्या हो रही है भाई, नजदीक वाली यहाँ रेटिना है, रेज यहां जाके फोकस हो रही है, रेज क्या हो रही है, रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, नजदीक रखा है ऑब्जेक्ट तो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, उनको कन्वर्ज करके यहां तक लाना है, कन्वर्ज करके यहां तक लाना। तो कौन कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया
फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस का करेक्टिव लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया करेक्टिव लेंस is convex, converging. Myopia corrective lens, myopia corrective lens, concave lens। ये एक बात हुई, फटाफट न्यूमेरिकल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। नियर साइटेडनेस आप देख लिए, फार साइटेडनेस देख लिए। बेटा लोग नॉर्मल ह्यूमन आई, किताबों में लिखा पा रहे हो, नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट 20 इंफिनिटी, सॉरी फार पॉइंट कितना? इंफिनिटी है, और नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या भैया कि अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो 25 सेंटीमीटर और नियर पॉइंट और फार पॉइंट इंफिनिटी। अगर कहीं कह दिया गया कि एक आदमी का फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर हो गया है, क्या मतलब हुआ? उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से नजदीक हो गया। भैया कहाँ आ गया? 100 पे आ गया। समझ गए? मतलब अब वो दूर वाली नहीं देख पा रहा है, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट को दूर के नजदीक वाला देख ले रहा है। बात समझ गए? मैं कह दिया कि भैया आदमी का नियर पॉइंट 40 चला गया, ओहो नियर पॉइंट तो 25 होता है, ठीक, अब कहाँ खिसक के चला गया? वो 40 पे चला गया है। तो ध्यान देना, डेटा इनडायरेक्ट वे में दिया जाएगा। डेटा कैसे दिया जाएगा? इनडायरेक्ट वे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है? 80 सेंटीमीटर है। तो कह रहा डिफेक्ट आप बताइए। तो क्या मतलब हुआ? वो नियर साइटेडनेस हुआ कि नहीं? कैसे? नियर साइटेडनेस क्या बताया? नजदीक की देख ले रहा है, नजदीक का तो देख ले रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, इन्फिनिटी वाला नहीं देख पा रहा है। कहां खिसका के लाना पड़ा? 80 पे लाना पड़ा। बोलो भाई, फार पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई का? इन्फिनिटी। लेकिन अब कहां लाना पड़ा उसको? 80 पे लाना पड़ा। इसका मतलब कैसा डिफेक्ट है? लिख लीजिए, कैसा डिफेक्ट है ये? नियर साइटेडनेस है, मायोपिया है। क्लियर? और करेक्टिव लेंस क्या हो गया इसका? ये मायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया। करेक्टिव लेंस आप जान गए, कॉनकेव लेंस हो गया। क्या हो गया? कॉनकेव लेंस हो गया। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालोगे? जब तक फोकल लेंथ नहीं निकाल पाओगे तब तक पावर नहीं आ पाएगा। यू बताओ क्या हुआ? फार पॉइंट की बात कर रहा, रेज दूर से आ रही है, मतलब यू क्या हो गया बेटा लोग? इन्फिनिटी हो गया। यू क्या हो गया? इन्फिनिटी। इमेज कहां बनाओगे भैया? पता चल गया कि फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, तो 80 पे दिखेगी ना। तो ऐसा लेंस आप लोगे, इमेज कहां बने? 80 पे बने। v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 80। अब ये सब जान जाओ कि ये v क्या होगा? -80। बेटा लोग यहां है ना लेंसेज, बोलो लेंसेज, यहां इमेज कहां बनाओगे? इमेज कहां बनेगी? इसी साइड में बनेगी आपकी इमेज। तो v आप क्या ले लोगे भाई? -80 ले लोगे। -80 जो हमें इमेज बन रही है कहाँ दिखाई पड़? जब आप अखबार पढ़ रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, तो अखबार यही है ना, जो लेटर आपको दिखाई पड़ रहा है वो अखबार और आपके आंख के बीच में ही तो है, लेंस के बीच में ही तो है ना। ठीक है, इसी तरफ है 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या हो गया? -80, ठीक, 1/इंफिनिटी 1/f। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया? f इज इक्वल टू क्या आ गया? -80 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू क्या आ गया? -80 सेंटीमीटर।
F इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ना लिखूं, इतना तो समझ गया भाई, -80 सेंटीमीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में, जान जाओ यही कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि आपको पावर निकालना रहेगा। तो सीधे अब इसको रिवर्स मार देना। जब भी फोकल लेंथ से पावर निकालना रहा करे बेटा लोग, तुरंत फोकल लेंथ को आप मीटर में कन्वर्ट किया कीजिए, सॉल्व वॉल्व मत किया करो, ऐसे ही रखा करो। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो ये f है, ये पूरा पलट गया। क्लियर? क्या आ गया? 1.25 लिख लीजिए, -1.25 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर। तो इसीलिए पहले मैंने समझा दिया था कि फार पॉइंट नजदीक आ जाए तो क्या है, नियर पॉइंट दूर चला जाए तो क्या है, मतलब नजदीक की चीज नहीं दिखाई दे रही है उसको। नजदीक की चीज अगर कहीं कह दिया जाए कि नियर पॉइंट शिफ्ट कर गया 40 सेंटीमीटर पे, तो भैया नजदीक की नहीं दिखता, उसको दूर करना पड़ रहा है यहाँ, तब यहाँ आपको दूर करना पड़ रहा है, आँख नजदीक का नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो वो फार साइटेडनेस हो जाएगा। ठीक, नजदीक की नहीं दिखाई पड़ रही, दूर की दिखाई पड़ रही है। आगे बात समझ में? लिख लिया। अब आप लिखिए 7th क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं थी, लिख लिए 7th क्वेश्चन, जरा मेरे साथ साथ चाहिए तो लिख लीजिए। थोड़ा बोर्ड रब कर दूं भाई, अच्छा लगता है। ठीक, तो जरा बातचीत में कर रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना। जरा ये बताओ कि इसके बाद में लाइट चैप्टर के ही 7 और अच्छे क्वेश्चन डालूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7 अच्छे क्वेश्चन डालूं? देखूंगा कमेंट में क्या आता है, फिर उसके बाद हेड टेल करूंगा अगर बराबर बराबर हो गया। ठीक है, 5 लोग कहे सर लाइट, 5 लोग कहे इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं करूंगा हेड टेल, तब चलेगी मेरी बारी। लिखो क्वेश्चन, नियर पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन लिखना चाहिए तो दिमाग में सेट हो जाता है। नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज, ये लो 100 सेंटीमीटर, अ corrective lens is to be used to allow this eye to clearly focus an object 25 centimeter in front of it. What should be, first part, what should be focal length of lens and power also, एक बार क्वेश्चन समझ लो, लिख लो, टाइम दे रहा हूं मैं आधे 1 मिनट का। बेटा लोग, लेंस यूज करने के बाद अगर मैं कह रहा हूं कि नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, मतलब वो आदमी कहां तक देख ले रहा है? 100 सेंटीमीटर तक देख ले रहा है। इसका मतलब आप इमेज कहां बनाओगे भाई? लेंस लेने का पर्पस क्या था? बंदे का जो नियर पॉइंट है, बंदे का जो फार पॉइंट है, जो जैसा क्वेश्चन कहता है, इमेज वहीं बनाओगे कि नहीं? मैं कह दिया भैया मेरा नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, तो आप कैसा चश्मा मुझे दोगे? भैया इमेज कहाँ बने? 100 पे बने, क्योंकि बंदा बता रहा है, चेक हुआ कि उसकी आंख 100 सेंटीमीटर भी दे सकती है। तो जब कह दिया गया कि नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनाओगे भाई?
हैं, उसको परेशान तो करना नहीं है, वो चिल्ला रहा है और चश्मा तुम ऐसा दे दिए कि इमेज बन रहा है 200 पे बन रहा है या 40 पे बन रहा है, तो गड़बड़ हो गया। जो नियर पॉइंट वो बता रहा है, आपको बड़ी सहानुभूति है उसके प्रति ना, तब तो चश्मा बनवाए तो आप वहीं बनाओ इमेज। तो v कितना रखोगे आप? -100, माइनस वाला चक्कर बता ही दिया मैं कि आपके आंख और उस पे, वो तो रेटिना पे बनती है, उधर सेंस कहाँ हो रहा है, पहले ही हो रहा है ना। 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ फोकस करना है उसको, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब लगाना शुरू कर दो, मेरा कैलकुलेशन मत देखो, मैं सब कुछ कर दिया, नैया पार लगा दिया मैं, ठीक। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है भाई, ठीक। -25 इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आपको। सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे फोकल लेंथ कितनी आ गई। अरे ऐसा भी नहीं है कि मैथ नहीं आती भाई, मैं कह दूंगा तो मतलब क्या हमको मैथ आती ही नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, धीरे धीरे करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ चलें। डन 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 डन। ये क्या हो गया? 100। ये क्या हो गया? क्या हो गया? 4 नहीं सर जी, 1 +1 की -1 ये क्या हो गया? 4, 1/f। लिखते चलो लिखते चलो, 3/100, 1/f इज इक्वल टू 3/100। क्लियर? बहुत शॉर्टकट मत मारा करो। f इज इक्वल टू क्या हो गया? शॉर्टकट मुझे भी आता है, गलत कर दिया था मैं 10th में एक न्यूमेरिक, जैसे एग्जाम रूम से बाहर निकला तैसे ही समझा रोना आ गया। ये सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? सर अभी आप बताओ, तुरंत इसको क्या किया करो? मीटर में बदला करो, तुरंत क्या किया करो? मीटर में बदलो। तो f इज इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर है, मीटर में सर 100 कर दिया, 500 कर दिए। बोलो भाई, तो f इज इक्वल टू 1/3 क्या आ गया? मीटर आ गया। 1/3 क्या आ गया? मीटर आ गया। पावर कितना हो गया? पावर इज इक्वल टू 1/, फार्मूला जरूर लिखा करो, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो पावर का जो आधा नंबर इस पे मिलेगा बेटा। 3 डायोड। तो ये हमारे 7 स्टार्स थे। 7 स्टार्स मैं दिया और मल्टीपल स्टार्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और भूलेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे देखेंगे, मैं देखूंगा कि कितने लोग कहते हैं कि सर जी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन डालो, कितने कहते हैं कि लाइट की डालो। आगे बात समझ में? तो बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि इन दिनों हमें कई काम करना पड़ रहा है। 11th की वीडियो डालनी पड़ रही है, 10th की डालनी पड़ रही है, 12th की, अभी 9th की होल्ड पे रखा हूँ, उसके बाद 9th का शुरू करूँगा। आगे बात समझ में? स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिए, कैलकुलेशन में गलती नहीं करें, क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ो, जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता है पेन मत उठाओ। जब हो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर का फार्मूला लिखो, टॉपिक का फार्मूला लिखो, आधा 1 नंबर लेके आओ। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।